नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जयसवाल कोचिंग सेंटर पर। आज हम बात करने वाले सी टेट प्रीवियस ईयर के मैराथन क्लास चला रहे हैं। सी टेट प्रीवियस ईयर क्लास में मैराथन क्लास में आज हम बात करेंगे आपके प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। उन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे तरीके से देखना है, समझना है, ताकि आप बेहतर रिजल्ट पा सकें और तैयारी आपकी बेहतरीन हो सके। तो चलिए, बेहतर तैयारी करना है तो आप सभी लोग जानते होंगे, तैयारी बेहतर करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिपरेशन तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो फाइनली अब हम बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं, प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर क्या दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देने का सबसे उचित विकल्प आप सभी लोगों को चयन करना है। उचित विकल्प देखिएगा, प्रश्न पूछा जा रहा है जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। क्योंकि आप अगर फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको बेहतर तरीके किसे जो है आप महत्वपूर्ण विशेषता मानेंगे। अगर आप प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक के रूप में धैर्य और दृढ़ता को मानेंगे, शिक्षण पद्धतियों और विषयों को ज्ञान में दक्षता को मानेंगे, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता को मानेंगे, या पढ़ाने की उत्सुकता को मानेंगे। अब ये सी टेट ये प्रश्न क्यों पूछता है और कि कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन गलत है, पूरा रीजन जानना है तो ये पूरा सोल्यूशन जरूर देखिएगा। और ये वह सोल्यूशन है जो डिटेल के साथ बताया जाएगा, ताकि आप बेहतर तैयारी हो सके और बेहतर प्रिपरेशन आप लोग कर सके और सी टेट एग्जाम को 101% फतेह कर सके। तो चलिए, सभी लोग बताएगा, आप लोग भी बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। तो प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न से किसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। अगर आप प्राथमिक शिक्षक हैं तो सबसे महत्वपूर्ण आपके देखिए धैर्य और दृढ़ता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपके अंदर धैर्य और दृढ़ता होना क्यों जरूरी है? धैर्य और दृढ़ता होना इसलिए जरूरी है कि आप अगर प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता धैर्य और दृढ़ता इसलिए होती है साथियों, क्योंकि शिक्षक किसी भी परिस्थिति में किसी भी छात्र या छात्रा की सहजता से समस्याओं को क्या कर पाता है, सहजता से समस्याओं को समाधान कर सके। इसलिए जो है धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। शिक्षण पद्धतियों और विषयों में ज्ञान में दक्षता कोई जरूरी नहीं है कि आप प्राथमिक स्तर मतलब 1 से लेकर तक 5 तक के क्लास के बच्चों की बात की जा रही है, तो उसमें शिक्षण पद्धति विषयों को ज्ञान में दक्षता ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही अति मानक भाषा में पढ़ाने दक्षता। अति शब्द प्राइमरी लेवल के लिए ये भी समझ लीजिए निगेटिव वर्ड है। पढ़ाने में उत्सुकता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे किस पर है, शिक्षक की बात कर रहे हैं। तो शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो आपकी हो जाती है वो कौन सी हो जाती है, सभी लोग बताइएगा। शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता धैर्य और दृढ़ता हो जाती है। तो आपने जान लिया क्यों होता है, क्या रीजन है, सारी रीजन। अब बढ़ते हैं आपके दूसरे प्रश्न की तरफ। पूरा डिटेल के साथ जाना है तो हर एक प्रश्न को हमें देखना है, समझना है। और देखिए, चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न ध्यान को देखिएगा। प्रश्न हमारा क्या पूछा जा रहा है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थियां बालक बालिका एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं, सामूहिक पठन करते हैं। कुछ बच्चे जो हैं चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति से निपटने का इनमें से कौन सा तरीका सबसे बेहतर होगा। कुछ बच्चे पढ़ते हैं, कुछ बच्चे नहीं पढ़ते हैं, कुछ बच्चे कुछ मटरगश्ती करते रहते हैं। ये तो हर एक स्कूल के क्लास के बच्चों में होता है। लेकिन ये जो चीजें क्रिएटिविटी हो रही है, इसको हम क्रिएटिविटी नहीं बोलेंगे, कुछ चीजें जो होती बच्चे करते रहते हैं, ये उनके अभिभावक को पसंद नहीं आता है। तो अब यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया गया है कि अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि उनके बच्चे की अनुभाग बदल दें। प्रधानाचार्य जी से उनका अनुरोध करें कि उनका अनुभाग बदल दें। सेकंड है, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए कि शिक्षक पर विश्वास करिए, बच्चे बात कर रहे हैं, फिर वो अच्छे बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। इसके बाद है कि और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। ये पॉजिटिव प्रश्न है। अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल देना निगेटिव है। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करना चाहिए। शिकायत करना भी कहीं ना कहीं निगेटिव माना जाएगा। कोई बच्चे सामूहिक पठन कर रहे हैं, चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ रहे हैं, लेकिन अभिभावक को पसंद नहीं है
क्या कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं, चर्चा करते हैं, सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप अपने आप पढ़ते हैं। कोई समूह द्वारा इकट्ठा पढ़ रहा है, कोई अलग अलग पढ़ रहा है। इससे अभिभावक को क्या होना चाहिए? इससे अभिभावक क्या कर रहे हैं? भटक रहे हैं। इससे अभिभावक को पसंद नहीं आ रहा है कि एक साथ भी बैठे या अलग अलग पढ़े। सबकी अलग अलग मानसिकता होती है, तो ये मानसिकता में सुधार लाना चाहिए। चलिए अब प्रश्न की बात करेंगे, प्रश्न के उत्तर की बात कर लेते। तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट हमारा हो जाता है वह क्या हो जाता है साथियों? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है? हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास, शिक्षकों पर विश्वास व्यक्त करना, ये आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। और शिक्षक के साथ साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विश्वास और चर्चा करना, ये हमारे पॉजिटिव वर्ड दिए गए हैं जो हमें बताते हैं कि ये ऑप्शन सही होना चाहिए। अब पहला ऑप्शन क्यों सही नहीं हुआ है? क्योंकि अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि उनके अनुभाग बदल दें। तो बदल दें, ये क्या है? बदलना मतलब निगेटिव हो गया, ये भी नहीं, इसलिए नहीं हुआ है। अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल देना, तो निकाल देना निगेटिव है, इसलिए इस ऑप्शन को सही नहीं किया गया। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करना निगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी लेवल के बच्चों की बात करेंगे, फर्स्ट क्लास से फिफ्थ क्लास तक के बच्चों की बात की जा रही है। तो यदि कोई शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण अगर छात्रों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है, जिससे कि कुछ छात्र एक साथ बैठते हैं, चर्चा करते हैं, तो इसके लिए क्या होगा? सामूहिक पठन करते हैं, तो कुछ चुपचाप बैठकर करते हैं। अगर इस स्थिति में छात्रों को बैठने पर किसी अभिभावक को परेशानी होती है तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि सबसे पहले शिक्षक से बात करिए, फिर शिक्षक पर विश्वास करिए। तो ये हमारे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं थर्ड प्रश्न की तरफ। चलिए थर्ड प्रश्न देखिएगा सभी लोग, क्या पूछा गया। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि वह अवस्था, यह साथियों वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ऐसी अवस्था जब बच्चा जो है तार्किक एवं वस्तुओं पर, घटनाओं पर विषय में क्या करता है? चिंतन जो है प्रारंभ कर देता है। तो इस अवस्था में आपको बताना है ये कौन सी अवस्था है? वह अवस्था, वह अवस्था का मतलब वह कौन सी अवस्था होगी? वह कौन सी अवस्था होगी? चलिए, क्या वह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होगी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगी, मूल संक्रियात्मक अवस्था होगी, या संवेदी प्रेरक अवस्था होगी? चार अवस्थाएं ऐसी है जो जीन पियाजे जी की चारों अवस्थाएं हैं। चारों अवस्थाओं से प्रश्न पूछा जाता है। जीन पियाजे जी की पहली अवस्था होती संवेदी प्रेरक अवस्था, जो जन्म से लेके 2 वर्ष तक के बच्चों की अवस्था मानी जाती है। फिर दूसरी अवस्था होती है हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से लेके 7 वर्ष तक की अवस्था में मानी जाती है। ठीक है ना? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप, मैं जानता हूं आप सभी लोग ज्ञानी स्वर व्याख्याता लोग, आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी आप ना 1 मिनट वक्त, कीमती वक्त दीजिएगा। ठीक है? चलिए, तीसरी हमारी होती है मूर्त, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से लेके 11 वर्ष तक की अवस्था के बच्चों पर कैटेगरी पे बांटा गया है, जीन पियाजे जी ने बांटा है। और आपकी औपचारिक ये होती चौथी अवस्था, जो आपके 11 से लेके 15 वर्ष तक की अवस्था मानी जाती है हमारी औपचारिक। इसको हम औपचारिक की जगह क्या क्या बोलते हैं? औपचारिक की जगह अमूर्त भी बोलते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक, ये चीजें बोली जाती हैं। अब देखिए इसमें कौन सा हमारा सही होगा? वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु और घटनाओं के विषय में प्रारंभ कर देता है। यह अवस्था कौन सी कहलाएगी? अवस्था हमारी मूर्त, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाएगी, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन और वस्तुओं को समझने के योग्य हो जाता है। मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे जी के अनुसार बच्चे में इस अवस्था में प्रमुख जो 5 योग्यताओं का होता है। 5 योग्यताएं देखिए, आप स्क्रीन पर मैंने 4 है, लेकिन 5 योग्यताओं के बारे में बता देता हूं। पहली योग्यता होती, लिख लीजिएगा, शायद नोट्स भी बनाते जाइएगा, बेहतर होगा आप सभी के लिए। पहली आपकी होती संरक्षण, दूसरी होती संख्या का बोध, कोई भी ज्ञान हो उस बच्चे में संरक्षण करना, संख्या का बोध करना और क्रमानुसार लगाना। फिर वर्गीकरण और पारंपरिक संबंध की क्षमता। क्या आपकी जो ये तृतीय अवस्था होती मूल संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में प्रमुख 5 योग्यता का विकास होता है: संरक्षण, संख्या बोध, क्रमानुसार, वर्गीकरण और पारस्परिक संबंध की क्षमता। अगर एग्जाम में प्रश्न आएगा तो इन्हीं संबंधित पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए मैं पानी पी लेता हूं जब तक। पहला 4th नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग देखिए।
चलिए प्रश्न हमारा आ गया है। प्रश्न कह रहा साथियों, मन का मानचित्रण संबंधित होता है। जो आपका मन का मानचित्रण है वह आपके किससे संबंधित होता है? तो सभी लोग प्रश्न को पढ़ लीजिएगा और हमें आंसर बताइएगा। मन का मानचित्रण साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, बोध अर्थात समझ बढ़ाने की तकनीक से। जिन मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारी प्यारी बहनें जिनका सपना है सीटेट एग्जाम को फतेह करना, टीटी एग्जाम को फतेह करना हिंदी भाषा में, मैं आपको हिंदी भाषा में सीटेट की तैयारी करने वाला हूं, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। अधिकतर लोग इंग्लिश लैंग्वेज की करते, लेकिन हम जो प्योर आपकी हिंदी भाषा में आपको तैयारी करने वाले हैं। तो हिंदी भाषा में जो सीखने वाले, तैयारी करने वाले सभी भाई बहनों का वेलकम है। इंग्लिश वालों का वेलकम। अगर आप मुझे समझ पा रहे हैं, मेरी भाषा को समझ पा रहे हैं, तो आपका सभी का वेलकम है। ठीक है, चलिए मन का मानचित्रण, मन और मान दो चीजें दी गई, याद रखिएगा, यहीं से उत्तर आपका क्लियर होगा। मन और मान, मन और मान चित्रण कर रहा है। चित्रण कोई करेगा तो कहीं कुछ ना कुछ क्रिया होगी भाई। चित्रण हम यहां कोई चित्र बना रहे हैं तो हमारी क्रिया होगी। क्रिया होगी कि नहीं होगी? अब यहां पे हम कोई चित्र बना दें, ये क्रिया हो गई कि नहीं हो गई? तो यहां पे क्रिया हो रही, क्रिया वहीं होती है। क्रिया कहां होती साथियों? सभी लोग बताइए। क्रिया वहां होगी जहां मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान होगा, अर्थात मन का मानचित्रण किससे संबंधित होता है? मन की क्रियाशीलता से। एक मन तो आ गया, लेकिन मानचित्र हम कैसे बनाएंगे? क्रिया से द्वारा बनाएंगे, तो क्रियाशीलता हो जाएगी। मतलब किसी कार्य को करने से पहले उसकी एक रूपरेखा मन में बना लेनी चाहिए। अगर आपको टीटी एग्जाम फतेह करना है तो आपके मन में रूपरेखा बन जानी चाहिए, कैसे हमें तैयारी करना है। सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को समझना है और उसके अनुसार ही हमें तैयारी बेस्ट तरीके से करना है। चलिए बढ़ते हैं हम 5th नंबर क्वेश्चन में। सभी लोग समझ के जाइएगा, भागने की जरूरत नहीं है। भागता तो घोड़ा है, जिसको रेस जीतना होता है। हमें तो एग्जाम फतेह करना, हमें समझ के जाना है, क्योंकि समझना ही, क्योंकि आप सभी लोग शिक्षक बंधु हैं। शिक्षक ही समझ पाएंगे कि जितना हम बेहतर तरीके से समझेंगे उतना हमारी प्रिपरेशन तैयारी के लिए बेहतरीन होने वाला है। साथियों, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों, शिक्षार्थी, बालक बालिका की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या होगा? देखिए, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर मतलब 1 से लेके 5 तक के क्लास के बच्चों की बात की जा रही है। इस स्तर पर बालक बालिका की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या होगा? अब बच्चों को आपको संबोधित करना है, बच्चों को आपका सीखने संबंधित करना है, तब आप लोग बताइए इसका जो है क्या बेहतर आंसर हो सकता है, क्योंकि आप सभी लोग ज्ञानी सर्वख्याता लोग। चलिए पहला प्रश्न देख लीजिए। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन को सटीक हम करेंगे कि महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों को प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, क्षमता के अनुसार विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। अब बताइए सभी लोग कौन सा ऑप्शन होगा? विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर बालक बालिका की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? देखिए, महंगी और चमकदार, तो महंगा और चमकदार प्राइमरी के लिए सहायक सामग्री करना नेगेटिव हो जाएगा। महंगा और चमकदार शब्द ही पेडागोजी में नेगेटिव है। सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों को प्रयोग करना, यह कहीं ना कहीं होगा, लेकिन समस्याओं को अगर संबोधित करना तो सरल और रोचक हम नहीं कर सकते। कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का बेहतर तरीका, तो यह भी नहीं होगा। बेहतर तरीका क्या हो सकता है? उसकी क्षमता के अनुसार। बिल्कुल सही बात है। अब मैं दुबला पतला हूं, हमारे कोई 50 किलो लाद देगा भैया, मैं ना उठा पाऊंगा। मैं तो हाथ जोड़ लूंगा भैया, बोल दूंगा मैं 20 किलो दे दो, उठा लूंगा, 30 किलो तक उठा सकता हूँ, बस मेरे बस की बात नहीं है। 50 किलो कैसे लाद लूंगा भैया, मेरे तो ना शरीर नहीं है। उसी प्रकार बच्चों में भी करना है। बच्चों की क्षमता, क्योंकि शिक्षक ही समझ सकते हैं इस बच्चा को कितना नॉलेज है। ठीक है, तो क्षमता के अनुसार विभिन्न शिक्षण पद्धति का प्रयोग करना चाहिए, इसलिए हमारा यह डी ऑप्शन कह रहा है। सभी लोग समझ में आ गया ना? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शिविका। अब बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा प्यारा सा है कि इनमें से कौन सा जो है शिक्षार्थी बालक बालिका में सृजनात्मकता का पोषण करता है? सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी, नया चीजें और नई चीजों का पोषण अगर पूछा जा रहा है एग्जाम में तो आप सभी लोगों से बनना चाहिए। ठीक है ना? चलिए सभी लोग ध्यानपूर्वक समझ पा रहे हैं ना? बहुत बहुत ध्यानपूर्वक, ज्यादा बेहतर तरीके से समझिए। अब कह रहा है इनमें से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? पहला, प्रत्येक शिक्षार्थी बालक बालिका की अंतरजातीय प्रतिभाओं का पोषण करने का अवसर उपलब्ध कराना।
और आप जानते हैं जहां भी अवसर उपलब्ध की बात करें वो भी अंतरजातीय प्रतिभा, अवसर शब्द जहां भी पेडागोजी में पॉजिटिव होता है। विद्यालयी जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, उपलब्धि पर बल दिया जा रहा है वो भी जीवन के प्रारंभ में ही। परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना, अब कोई जरूरी नहीं अच्छा अंक हो तो कोचिंग ही कराया जाए, तो ये हमारा निगेटिव होगा, क्योंकि सृजनात्मकता का पोषण की बात करें। अच्छा शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, अब अच्छा शब्द दे दिया गया, अच्छा शब्द यहाँ दे दिया गया और यहाँ पे प्रारंभ दे दिया गया, उपलब्ध दे दिया गया। उपलब्ध सही है लेकिन प्रारंभ दे दिया गया, जीवन के प्रारंभ में उपलब्ध दे देना, भैया बिना कोई सीखे कैसे उपलब्धि प्राप्त हो जाएगी, सीखना पड़ेगा पहले। तो कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है, वह हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, वह हमारा पहला ऑप्शन। देखिएगा ध्यानपूर्वक, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, सभी लोग देखिए। पहला ऑप्शन कह रहा प्रत्येक शिक्षार्थी बालक बालिका की अंतरजातीय प्रतिभाओं का पोषण करना और अवसर उपलब्ध कराना। अब मैं आपको बताऊंगा पहला ऑप्शन क्यों सही, क्योंकि प्रत्येक बालक बालिका में अंतरजातीय प्रतिभाओं का पोषण और प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। कैसा पोषण का मतलब होता है प्रश्न कराना, प्रश्न कराने का अवसर जब देंगे बच्चों को तो बालक बालिका में सृजनात्मकता का पोषण 101% होगा, बिल्कुल होगा। तो आपको क्या करना है, उनको अवसर उपलब्ध कराना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्यारा सा है कि जीन पियाजे जी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता। अब जीन पियाजे से दूसरा प्रश्न दिया गया, पहला प्रश्न हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है। दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया ये भी आप लोगों को ध्यानपूर्वक देखना है कि जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष से ऊपर, संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूल संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11। देखिए प्रश्न पे उत्तर छिपा हुआ है। जी हाँ, आपके जो है प्रश्न पर देख लिया आप सभी लोग, आपके प्रश्न पर ही उत्तर छिपा हुआ है और आपको प्रश्न को देखना है और समझना है और हमें फीडबैक करना है। ठीक है, चलिए देखिए जीन पियाजे के अनुसार हमें देखना है अमूर्त संकल्पना, यहां से हमारा उत्तर किया गया। अब बच्चा अमूर्त संकल्पना में चिंतन करेगा तो किस में जाएगा भैया, औपचारिक को ही तो अमूर्त बोलते हैं, औपचारिक को ही तो क्या बोलते हैं, अमूर्त बोला जाता है। तो सीधा सीधा उत्तर दे दिया गया है, हमें घबराने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा डायरेक्ट उत्तर है, क्योंकि औपचारिक को ही अमूर्त बोला जाता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और ये 11 वर्ष के बाद होती है। और मूल रूप से अवस्था तार्किक चिंतन की अवस्था ही कहलाती है, मतलब अवस्था का बालक अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त स्वयं के विचारों से संबंध में विचार करने में समर्थ हो जाता है, और बालक उद्दीपों की अनुपस्थिति में भी उनकी जो है विशेषता, उपयोगिता और अन्य बिंदुओं के बारे में सोच सकता है। तो बालक के विचार क्या हो जाते हैं, इस पर परिपक्व हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा प्रश्न पूछा गया है कि सीखना समृद्ध हो सकता है। जब कोई हम सीखते हैं, कोई बच्चा सीखता है, समृद्ध मतलब क्या होता है, समृद्ध मतलब क्या होता है, समृद्ध मतलब होता है मजबूती। तो मजबूती कैसे हो सकती है, सभी लोग बताइए। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, शिक्षण विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग किया जाए, कक्षा में औधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, या वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। सगम या सुगम, सुगम। ठीक है, अब बताइए कौन सा आंसर सही होगा। सीखना देखिए मजबूती कब हो सकती है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि आप लोग यानी अध्यापक अध्यापिका लोग वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाएं जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे के अंतःक्रिया करे, सीखे एक दूसरे से, और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, क्योंकि बालक बालिका वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को निरंतर देखते हैं। किसको, वास्तविक दुनिया को, अर्थात वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। मतलब अगर शिक्षक वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाएगा या आप लोग लाएंगे, समझाएंगे, तो बालक बालिका में समझने में क्या होगी, उनको सरलता होगी और सरलता पूर्वक वह समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत ही बहुत धन्यवाद सभी का, सभी शिक्षक बंधुओं का, जयसवाल सर सभी का अभिनंदन करते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम।
एग्जाम को फतेह करना है तो प्रिपरेशन तैयारी समझना है। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया विशेषता नहीं माननी चाहिए? निगेटिव प्रश्न आ गया। और अपने टीटी फैमिली से जुड़ जाइए, आपका अपना परिवार है और अपने परिवार को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। इंसान वही टूटता है जो अपने परिवार से दूर होता है। हमेशा आप देखिएगा जो इंसान परिवार से दूर होता है उसकी कठिनता है, उसको कठिनाइयां जो होती है या प्रॉब्लम्स उसके अंदर जो है वो बिल्कुल चारों तरफ होती है, बेचारा घिर जाता है। और जो परिवार से जुड़ा होता है उसको प्रॉब्लम दूर हो जाती है, क्योंकि उन प्रॉब्लम को खींचने और पकड़ने वाले हमारे परिवार के अन्य सदस्य होते हैं। उसी प्रकार ये परिवार है और इस परिवार के माध्यम से आप अपने शिक्षक टीटी एग्जाम को फतेह कर पाएंगे। तो परिवार से जुड़िए और तैयारी में लग जाइए। चलिए प्रश्न का उत्तर जवाब दीजिएगा कि इनमें से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया विशेषता नहीं माननी चाहिए? सीखना एक व्यापक प्रक्रिया, क्या सही है? सीखना क्या एक व्यापक प्रक्रिया है? सभी लोग बताइए, कमेंट करिए। चलिए मैं कमेंट देख रहा हूं, कौन कौन कमेंट कर रहा है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, क्या सही दिया गया? सभी लोग बताइए मेरे शिक्षक बंधु। बिल्कुल नहीं, सीखना कोई व्यापक बड़ी चीज नहीं है, सब कोई सीख सकता है। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता, कोई जरूरी नहीं हमारा लक्ष्य हो तभी हम सीखे, बिना लक्ष्य के भी लोग सीखते हैं। अनधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया है, क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। हम अक्सर एग्जाम में यही गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? चलिए अब मैं बताता हूं क्या गलती करते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, बिल्कुल बड़ी प्रक्रिया है, इसको नेगेटिव नहीं लेना है। अब हमने बता दिया, आप बोलेगे सर आप ऐसा बोल रहे हो फिर बदल रहे हो। बदल नहीं, आपको समझा रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, फिर यही प्रॉब्लम हो जाती। तो समझिएगा विशेषता ये है, क्योंकि हमें अभी क्या हम प्रश्न के अनुसार चल रहे थे, अब हमें ये नहीं को हटा के चल रहे हैं। अगर प्रश्न आ गया कि कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता मानेंगे, तो सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। सीखना में लक्ष्योन्मुखी होता है, लक्ष्य होना, बिना लक्ष्य के कोई कैसे सीख पाएगा? अब हमें उधर जाना, 1 किलोमीटर जाना है तो हम उसके अनुसार कि 1 मिनट में 5 मिनट अगर लक्ष्य होगा उसके अनुसार जाएंगे, पैदल जाएंगे। अगर 2 मिनट होगा थोड़ा दौड़ के जाएंगे। तो लक्ष्य होना इंपॉर्टेंट है, टारगेट होना बहुत जरूरी है। अनधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया, बिल्कुल सही बात है। कोई अधिगम के अलावा भी अनधिगम जो चीजें होती है उनसे हमें सीखने को मिलता है, उसको भी हमें सीखना चाहिए। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां अधिगम प्राप्त हो सकता है। तो एकमात्र शब्द ये हमें नेगेटिव लगा। कोई जरूरी नहीं है हम शैक्षिक संस्थान से सीख सकते हैं, हम आज भी सीखते हैं, दूसरे व्यक्तियों के द्वारा सीखते हैं, देखते हैं, अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं, पेड़ पौधे से सीखते हैं, जीव जंतु से सीखते हैं, छोटे बच्चों से लेके बड़े वृद्ध सबसे सीखते हैं। यहाँ तक कि जल, पानी, मिट्टी सबसे सीखते हैं, यहाँ तक कि सूर्य के प्रकाश से सीखते हैं, पेड़ के पौधे से जो हरे पत्ते होते हैं उनसे हम सीखते हैं। तो सीखना हर व्यक्ति सीखता, कोई जरूरी नहीं कि हम शैक्षिक संस्थान सीखे, ये हमारा निगेटिव हो जाएगा, बाकी तीनों सही हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 5वीं कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थी, कोई बच्चा कक्षा 5 का है। किस कक्षा में बच्चा है? कक्षा 5 का बच्चा है। कैसा बेचारा दृष्टिबाधित है, उस बच्चे को दिखाई नहीं देता। अब दृष्टिबाधित बच्चा है और उस बच्चे को दिखाई नहीं देता है, अब बताइए आप लोग कौन सा सही होगा? ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन कह रहा है उसके माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए, उसके साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाए और सब्सिडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, उसके साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, उसको निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। कहीं छूट मतलब ये है कि बच्चा विकलांग है तो उसको छूट दे दी जाए, बच्चा विकलांग है तो विशेष महत्व दे दिया जाए, बच्चा विकलांग है तो उसकी सहायता की जाए। ये तीनों अलग है ना, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है, क्या कह रहा है? एक ऑप्शन ऐसा कह रहा है कि उसके साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और सब्सिडी के माध्यम से सहायता, मतलब तकनीकी सहायता दी जाए, ना कि उसको कोसा जाए कि भैया तुम विकलांग हो, लो हेल्प ले लो, सहायता ले लो, व्यवहार आपको विशेष व्यवहार दे दिया जाएगा, आपको छूट मिल जाएगी। जहां तक शिक्षा मानता हूं ये सारी चीजें सही, लेकिन ये प्रश्न देने का उद्देश्य यही है उसको टेक्निकल चीजें सहायता दीजिए, उसको सब्सिडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराइए ताकि वो सुनकर बच्चा सीख सके। इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। तो आप सभी लोग समझ गए, हर एक प्रकार के आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, केवल समझना है साथियों, जितना बेहतर समझेगा उतनी बेहतरीन तैयारी होने वाली है। ठीक है, चलिए सभी लोग समझ पाए हैं। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं।
क्या आप लोग भी तैयार हैं? अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं होता है? संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, सन्निध अर्थात संगत की आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। 4 बेहतरीन लाजवाब ऑप्शन है। तो इनमें से ऐसा जो बच्चे की क्या कह रहा है, बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के साथ संबंध नहीं है, निगेटिव हमें कह रहा है, नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न पूछा गया। तो ये जानना जरूरी कि कौन कौन से हमारे संबंध हैं। जब हम संबंध जानेंगे तभी हम अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए हम संबंध को जानना है तो हमें जो है सभी तरीकों से यहाँ पे देखना पड़ेगा। चलिए सभी लोग देखिएगा, हमारे ऑप्शंस दिए गए स्क्रीन पर। तो कौन सा निगेटिव कौन सा पॉजिटिव होने वाला है, देखिए ध्यानपूर्वक। संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता होती, बिल्कुल सही बात है। अगर बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता का संबंध होगा तो सुरक्षा तो जरूरी है भैया। शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, ये सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के साथ मुझे तो नहीं लगता संबंध होना चाहिए। तो फिर क्या संबंध होगा? फिर कह रहा सन्निध संगत की आवश्यकता कह रहा है। सभी लोग सन्निध आवश्यकता की आवश्यकता बताइएगा, यहाँ पे क्या क्या सारी चीजें होने वाली है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा सभी लोग। चलिए ध्यानपूर्वक देखिए, सभी लोग कमेंट करिए अच्छे तरीके से, ठीक है ना। चलिए, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता बिल्कुल है। शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, यह कहीं ना कहीं सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के साथ संबंध नहीं होगा। सन्निध संगत की आवश्यकता, बिल्कुल सही बात है, अपने संगति साथी की आवश्यकता होती है। सन्निध मतलब अपने साथी जो पढ़ने वाले उनकी आवश्यकता होती है। सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, बिल्कुल बात है, समाज में अनुमोदन मिलना चाहिए उनको, और उनको कहीं ना कहीं सराहना की जानी चाहिए समाज में। जब कोई शादी का माहौल होता है, कोई कार्यक्रम बैठता है, आपका बच्चा बढ़िया पढ़ रहा है, बिल्कुल कहीं ना कहीं बिल्कुल सेटल हो जाएगा, बहुत अच्छा तैयारी है, बहुत अच्छा कर रहा है, और ऐसी चर्चाएं होती है, ऐसी चर्चाएं करना भी चाहिए। जब बच्चा सुनता है, उसके पेरेंट्स सुनते हैं, माता पिता सुनते हैं, उनके प्रफुल्लित होते हैं, ये सारी चीजें, और इन्हीं से प्रश्न बनता है, कहीं अदर से नहीं बनता है। जो हमारी डेली चीजें बच्चों के साथ होती है, शिक्षकों के साथ होती है, वही तो पेडागॉजी है, वही तो शिक्षण विधियां, वही शिक्षा शास्त्र, कहीं अलग से नहीं आता। बस आपको समझना है और प्रिपरेशन करना है, और थोड़ा सा अभ्यास होगा। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और रसरी आवे जादते सिल पर परत निशान। जब रस्सी सिल पे निशान डाल सकती है तो आप लोग मेहनत करके एग्जाम क्यों नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल लेंगे। चलिए, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? अब बच्चे के क्या कह रहे हैं, बच्चे के में संज्ञानात्मक विकास को जो है प्रभावित करना है। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से अगर हमें प्रभावित, संज्ञानात्मक विकास को बेहतर परिभाषित करना, प्रभावित नहीं सॉरी, अगर हमें परिभाषित करना है तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, संज्ञानात्मक विकास को करना है तो विद्यालय और पर्यावरण, घर, खेल का मैदान, सभागार, आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है? आपके अनुसार कहीं ना कहीं आप बोलेंगे कि विद्यालय और पर्यावरण। अब आप बोलेंगे विद्यालय पर्यावरण क्यों है भैया? क्योंकि विद्यालय और जो कक्षा का पर्यावरण का मतलब कक्षा का वातावरण, स्कूल का जो इन्वायरमेंट होता है, क्योंकि विद्यालय और कक्षा पर्यावरण ही एक ऐसा स्थान है जहां उस बालक बालिका शिक्षार्थी विद्यार्थी को ज्ञान संबंधी आवश्यकता और उसकी समस्याओं का निदान किया जा सकता है। ठीक है, तो विद्यालय और कक्षा का वातावरण इज द राइट आंसर। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, किसको अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है? किसको माना जाता है? शिक्षक द्वारा दिया गया जो उपचारात्मक कार्य होता है, शिक्षार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी कर लेना, या कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। अब एक शिक्षक रूप है, कहीं ना कहीं आप पढ़ा रहे होंगे, जब पढ़ा रहे होंगे तो इन चीजों को जान भी रहे होंगे कि किसको अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। सभी लोग बताइए। चलिए, 2-3 मिनट का समय दे रहा हूं सभी लोगों को, और आप लोग समय लेकर बढ़िया आप लोग कमेंट बॉक्स में बताया करिए। जितना बेहतर कमेंट करेंगे उतना आपकी तैयारी के लिए भी बेहतर होने वाला है। चलिए ध्यानपूर्वक देखिए। अभिप्रेरित करना, मोटिवेट करना, कोई चीज मोटिवेट किसको हम संकेत मानेंगे? बच्चों में उत्सुकता कब आती है, बच्चों में इंटरेस्ट कब होता है, ये जानना जरूरी सभी लोगों को। ठीक है ना, बच्चों में इंटरेस्ट और उत्सुकता कब होती है, ये ध्यान रखिएगा सभी लोग। देखिए,
शिक्षण द्वारा उपचारात्मक कार्य से अगर बच्चों में उतना ज्यादा उत्सुकता नहीं हो जितना ज्यादा प्रश्न, खासतौर पे जब बच्चों की बात की जाती है, बच्चों से प्रश्न पूछेंगे उत्सुकता होती है। मतलब विद्यार्थी प्रश्न पूछेंगे आपसे और आप जवाब देंगे तो बच्चे और भी प्रश्न पूछेंगे, दो बच्चे पूछे तीसरा भी उठ खड़का पूछेगा। मतलब अभिप्रेरक किसी भी व्यक्ति को व्यवहार करने के लिए शक्ति प्रदान करती है और छात्र अपने अधिगम संबंधी लक्ष्यों को तभी प्राप्त कर सकता है यदि वह अभिप्रेरित हो। इसलिए हम कह सकते हैं शिक्षक जो होते हैं वह छात्रों के पूर्ण अनुभव और विशेषकर जो रुचि के प्रयोग लाकर उनको अधिगम के लिए अभिप्रेरित कर सकते हैं कि बच्चा किस फील्ड में इंटरेस्ट रखता है, उस फील्ड से संबंधित प्रश्न करना। ठीक है, तो समझ के चलेंगे, डायरेक्ट हम आंसर भी कर सकते हैं लेकिन समझ के जाएंगे तो बेहतर होगा। इनमें से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं होता है? तो वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता हो, वह जो अमूर्त रूप से सोचता हो, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता हो, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता हो। देखिए सभी लोग जानते हैं रटंत विद्या जो होती है कभी सही तरीके से नहीं मानी जाती है, तो रटने की समस्या को हम नेगेटिव पहले से ही मान लेंगे। तुम्हारा वह जो प्रवाहपूर्ण उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता होती है वह बुद्धिमान के लक्षण होंगे। वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है वो भी हमारा बुद्धिमान बच्चा होगा। वह जो नए परिवेश में स्वयं को संयोजित कर सकता है वो भी हमारा बुद्धिमान बच्चा ही होगा। तो ये जो हमारे तीन है ए बी सी, ये तीनों ऑप्शन हमारे महत्वपूर्ण उचित तरीका संप्रेषण करेगा, लेकिन जो डी ऑप्शन है वह नहीं करेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा डी ऑप्शन ही हो जाए क्योंकि यही तो पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं करेगा। ठीक है ना, चले अब बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाएगा? बच्चे जो होते हैं अपनी दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं तो इसका श्रेय किसको जाएगा? देखिए बच्चे के सृजन का जब भी बात की जाती है एक ही नाम अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, वह हमारे जीन पियाजे जी। क्यों होगा? पियाजे के, क्योंकि पियाजे जी का स्टेटमेंट है, कथन ही है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। ये जीन पियाजे जी का स्टेटमेंट कथन ही है, इसमें हमें ज्यादा कुछ करने क्योंकि स्टेटमेंट कथन पूछे जाते हैं और ये पढ़ना जरूरी है सभी के लिए। अगला प्रश्न देखिए, कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती है लेकिन विद्यालय में काफी बात करती है, ये क्या दर्शाता है? एक बच्ची है, विद्यार्थी है, बालिका है बेचारी। बालिका कहती है कि लेकिन विद्यालय में काफी बात करती। विद्यालय में क्योंकि बच्चे होते अपने हम उम्र होते हैं तो हम उम्र के साथ लोग खुल मिल जाते हैं, घुल मिलने के साथ बात करने लगते हैं। और घर में माता पिता बड़े बुजुर्ग होते हैं तो बेचारी बात नहीं कर पाती है। तो रीजन ये है। अब इसको हम क्या है शब्दों में उतारना। ये तो हम नॉर्मल से चीजें बात जानते हैं और इन्हों में क्या है शब्दों में उतार के बताना। अब शब्दों में ऑप्शन दे दिया गया है कि शिक्षक की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। कृतिका को अपना बिल्कुल पसंद घर पसंद नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता है। घर क्यों नहीं, जहां बच्चा रहेगा जीवन वहां से इस मिट्टी में जन्म लिया है तो क्यों ना पसंद आए। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती। हाँ ये हो सकता है, जहां पर हम जो चीज बोलते हैं उस बोल को सुना जाए, देखा जाए, समझा जाए तो हमें उत्सुकता होती है, बोलने की होती है। विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता, बात करने की ये भी नहीं देते। कहीं ना कहीं सी ऑप्शन बेहतर होगा। खुद सोचिए अगर आपको बात करने का अवसर दे दिया जाए, घर के अपेक्षा विद्यालय में विद्यालय का अपेक्षा अगर देखा जाए तो विद्यालय में बात करती है, घर में कम करती है। इसका रीजन यही क्योंकि विद्यालय में उसको मान्यता मिलती है बात करने की। ठीक है ना, तो आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध होगा? एक शिक्षक, क्योंकि आप सभी लोग शिक्षक बंधु ध्यान पर देखिएगा, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी बालक बालिकाओं की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना। सामाजिक दर्शन से संबंधित होगा, मीडिया मनोवैज्ञानिक हो जाएगी, शिक्षा मनोविज्ञान होगा या शिक्षा समाजशास्त्र होगा? कौन सा होगा सभी लोग बताइए। सभी लोग ध्यानपूर्वक बताइए, अच्छे तरीके से बताइएगा। और जो आप बेहतर तरीके से बताएंगे उनके आप सभी लोग जानते समझते हैं कि बेहतर तरीके से जानना और समझना सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए सभी लोग बताइएगा ध्यानपूर्वक और आप सभी को बताना है। ठीक है ना, चलिए तो हमारा प्रश्न कह रहा है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी बालक बालिका की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। अब ये सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा समाजशास्त्र हो जाएगा।
अब कौन सा ऑप्शन होगा? देखिए मेरे प्यारे साथियों, आप जानते समझते हैं, आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं कि जब शिक्षक की बात की जाती है, विद्यार्थी की क्षमता के समझने का प्रयास की बात की जाती है, तो आपका शिक्षा मनोविज्ञान ही यहाँ पे होगा। यानी जो सी ऑप्शन कह रहा है बिल्कुल सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि शिक्षा जो मनोविज्ञान होता है वह शैक्षिक परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का अध्ययन करके अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को जो है सरल और सुगम प्रभावी बनाने का विज्ञान कहलाता है शिक्षा मनोविज्ञान। और इसमें क्या होगा, जो हमारे शिक्षक होते हैं वह अपने विद्यार्थी की क्षमता को समझने का प्रयास करता है या करते हैं, उसी अनुरूप में सुधार करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो दिया गया वह सही हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरण क्या होगा? अब अभिप्रेरण शब्द आ गया। कोई भी चीज हम सीख रहे हो, कोई भी चीज हम सीखते हैं तो सीखने में अभिप्रेरण क्या होता है? सभी लोग बताइए। कोई भी जब सीखी जाती है उसमें अभिप्रेरण क्या हो सकता है? कि पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, विद्यार्थी बालक बालिकाओं को एक दिशा में सोचने की योग्य बनाती है, विद्यार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, ये विद्यार्थियों को स्मरण शक्ति को पैना करती है। चारों भाषाओं, चारों अलग अलग टॉपिक से हमारे प्रश्न पूछे गए हैं, अलग अलग भाषा के दिए गए। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरण, अभिप्रेरण मतलब एक मोटिवेशन ही होता है। तो कहीं ना कहीं पिछले सीखे हुए को नए अधिगम में अलग अलग शब्द निगेटिव हो गया। विद्यार्थियों की एक दिशा में, एक ही दिशा में सोचना, ये निगेटिव हो गया। विद्यार्थी शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास, रुचि का विकास मतलब अगर हम इंटरेस्ट हो, फिर और चीजें जानने के बाद और इंटरेस्ट हो जाता है, और चीजें जानने के बाद और इंटरेस्ट हो जाए, तो फिर वो रुचि में अगर विकास हो रहा है तो वही तो हमारा अभिप्रेरणा है, वही तो हमारा मोटिवेशन है। शिक्षार्थी की स्मरण शक्ति को पैना नजर, तो स्मरण शक्ति को पैनी नजर से देखो, इसकी कमजोर है, इसकी अधिक है, इसकी कम है, इससे कम है, इसको सिखाएं, तो कहीं ना कहीं स्मरण शक्ति को हम पैनी नजर रखना, पैना शब्द कहीं निगेटिव हो जाएगा। मतलब तात्पर्य होता है शिक्षण जो अभिप्रेरण होता है पढ़ाई लिखाई संबंधी प्रक्रिया में जो बालक बालिकाएं उनकी भागीदारी की इच्छा जो होती है उनके साथ ही उत्पन्न और प्रेरित होती है। इसलिए अभिप्रेरणा जो होती है वह शिक्षार्थी बालक बालिका में सीखने के प्रति रुचि का विकास करेगी। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे नो डाउट सही हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता हो, मूल्यांकन प्रक्रिया या कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री या शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। अब समझिएगा, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली, पाठचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? सभी लोग बताइएगा। देखिए, पाठचर्या शब्दावली से कई बार एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं और इस पे आते भी हैं, तो आप लोगों को ध्यान देना है कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि कहीं ना कहीं अनुभव जहां पे शब्द दे दिया जाए वो पॉजिटिव होता है। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिस पर विद्यार्थी की प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हो, कहीं ना कहीं पॉजिटिव है कि नहीं? कहीं ये संकेत कर रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली कि विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते। समझ में आ गया सभी लोगों को? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा सही। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति का मूल रूप आधारित होता है, शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर आधारित होता है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होता है, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर आधारित होता है, या शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर आधारित होता है। चलिए सभी लोग बताइएगा ध्यान पूर्वक कि जो निचली कक्षाएं होती हैं उस पे बताना सभी। चलिए सभी लोग बताइएगा, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति से प्रश्न आ गया कि नहीं आया? खेल पद्धति से प्रश्न आते हैं, पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति जो है मूल रूप से किस पर आधारित होती है? मूल रूप से आपके विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। क्यों होती है? क्योंकि छोटे बच्चे, क्योंकि भैया यहाँ पे क्या दिए, निचली कक्षा में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको याद रखना, जानकारी का जो प्रतीक चिन्ह बना देना, समस्या को हल करने की क्षमता समान स्तर पर होती है। इसीलिए जो है निचली कक्षाओं में शिक्षण की जो खेल पद्धति मूल रूप से विकास और क्या कह रहा है, वृद्धि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर जो है आधारित होती है। चलिए सभी लोग समझ गए। अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित हो जाएगा?
एक बच्चा अतीत के समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। तो सीखने का प्रभाव का नियम होगा, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति का नियम होगा, सीखने के तत्परता का नियम होगा, या सीखने का सदस्यता का नियम। सभी लोग बताएं कौन सा नियम हो जाएगा। चलिए सभी लोग फटाफट अंदाज में बताइए कौन सा नियम यहाँ पे होने वाला है। वाह, चलिए नियम बताइए सभी लोग, कौन सा आप सभी लोगों के लिए नियम होने वाला है। एक बच्चा है जो अतीत के समान परिस्थिति में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। अतीत मतलब बीता हुआ, बीते हुए परिस्थिति में जो अनुक्रिया उसके आधार पर कोई नई चीज करे, मतलब कोई चीज हम पहले सीखे हो, जब हम 10वीं 9th 10th में सीखा हो, वही चीज हमारे नॉलेज में आ गया कि हमने पढ़ा था, ये ग्रामर हमने पढ़ा था, ये मैथ्स के फार्मूले हमने पढ़े थे, तो ये क्या होगा, मतलब उसके साथ वैसी प्रतिक्रिया करेगा जैसे उसने पहली परिस्थिति एवं समस्या में की थी, अर्थात सीखने में सादृश्यता का नियम। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो आप बेहतरीन तरीके से पूछ सकते हैं। खाली स्थान प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं। देखिए बताइए, कोई भी बच्चा प्रतिभाशाली अगर होगा, उस प्रतिभाशाली का संकेत हम कैसे जानेंगे कि वो बच्चा प्रतिभाशाली है। उस सभी लोग जानते हैं अगर झगड़ा करेगा तो संकेत नहीं होगा। अब व्यक्ति में अगर नवीनता है तो होगा, जिज्ञासा है तो होगा, सृजनात्मकता का विचार है, तीनों में होगा। अगर पूछा जाता प्रतिभाशाली होने का संकेत क्या है बच्चों में, तो अगर व्यक्ति में नवीनता है तो होगा, अगर उस बच्चे में जिज्ञासा है तो होगा, और सृजनात्मकता विचार है तो होगा। यहाँ पे क्या नहीं होगा, दूसरों के प्रति झगड़ना, क्योंकि झगड़ना संकेत नहीं माना जाता है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। देखिए जो बच्चे विशेष आवश्यकता वाले होते हैं उन बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा जो उपलब्ध करानी चाहिए, जो विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धति द्वारा, विशेष विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा, या अन्य समान बच्चों के साथ। चलिए सभी लोग बताइएगा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए सभी लोग बताइए। देखिए सभी को मौका मिलना चाहिए, सभी को समय मिलना चाहिए, और समय के साथ साथ जो है हमें बदलना भी चाहिए अपने आप को भी। तो विशेष आवश्यकता की बात कर रहे हैं, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा उपलब्ध किस प्रकार कराई जानी चाहिए। तो मेरे प्यारे जानते हो, कहीं ना कहीं जानते हैं, जो अन्य समान बच्चे होते हैं उनके साथ कराई जाए, ताकि उनको ये ना लगे कि मुझे अलग। और ये क्यों, ये कौन कह रहा है, ये एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग है। एनसीएफ 2005 की रूपरेखा जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा समावेशी शिक्षा की प्रस्तुत की गई है, जिसमें सभी प्रकार के बच्चों में समान विशेष को एक ही स्थान पर शिक्षा दी जाती है। तो अन्य के साथ सभी को शिक्षा देना। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए। देखिए आप शिक्षक बंधु हैं, अगर आकलन को उपयोगी बनाना हो, रोचक बनाना हो, तो आप किस पर जो है सचेत, किसके प्रति सचेत। सचेत मतलब क्या होता है, सचेत मतलब होता है, मतलब क्या होगा, कहते हैं आश्चर्यचकित कर देना, वो अलग होगा। सचेत रहना मतलब अपने आप को क्या, बिल्कुल तैयार रहना उस चीज के लिए। मतलब समझिए, विद्यार्थियों को बुद्धिमान औसत विद्यार्थी की उपाधि देना, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना, प्रतिपुष्ट अर्थात फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना, अलग अलग विद्यार्थियों की तुलना करना। तो किसके प्रति हमें सचेत होना चाहिए, हमें शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी बालक बालिका के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों के बारे में प्रति जो है हमें प्रयोग करने पर सचेत होना चाहिए। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है डिसलेक्सिया किसके बारे में संबंधित है। देखिए जो विकार होते हैं, मानसिक विकार, उनको बोला जाता है। तो डिसलेक्सिया, और डिसलेक्सिया पूछा जाता है, और कई विकार होते हैं, बोलने संबंधी, गणित संबंधी। तो डिसलेक्सिया को हम पठन विकार बोलते हैं। डिसलेक्सिया को डिसग्राफिया अगर हो जाए, अगर डिस की जगह हमारा ग्राफिया शब्द आ जाता है तो ग्राफिया में फिर गणितीय विकास लग जाता है।
और डिसलेक्सिया में क्या होता है, डिसलेक्सिया में बच्चा जो होता है कहीं ना कहीं पठन विकार बोलते हैं इसको, बच्चा अक्षरों को पहचान नहीं पढ़ पाता या पहचान करने में सक्षम भी नहीं होता है, कम कर पाता है, और जिस कारण से पाठ पुस्तक पढ़ने में बच्चा जो है समस्या में महसूस करता है या असहज होता है, तो हमारा पठन विकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को खाली स्थान की भूमिका निभानी चाहिए। अग्रोन्मुखी, सहानुभूत, नकारात्मक देख ले। कोई भी बच्चा होगा उसके माता पिता, तो सभी लोग जानते हैं, अगर आप भी माता पिता भी हो सकते हैं, आपके भी होंगे, पेरेंट्स होंगे या बच्चे भी हो सकते हैं, बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर है। तो बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका किस प्रकार के, कहीं ना कहीं माता पिता आगे होते हैं। अग्रोन्मुखी मतलब आगे होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, और प्रोत्साहित तभी होंगे जब बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में आप अग्रोन्मुखी हो, मतलब आगे आए, उनको मदद करें। अगला प्रश्न है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित होता है? निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतः क्रिया का सिद्धांत या अंतः संबंध का सिद्धांत? विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। आप जानते हैं विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार जब कभी ना समाप्त होना मतलब निरंतर चलते रहना। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन कह रहा है कि सीखने की अंतर्दृष्ट सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? पावलोव, जीन पियाजे जी, वाइगोस्की, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। देखिए, सीखने का अंतर्दृष्टि किससे संबंधित हो जाएगा? सभी लोग बताइएगा। सीखने का जो अंतर्दृष्टि हो किससे संबंधित हो जाता है? सीखने का अंतर्दृष्टि हो जाएगा, सभी लोग बताइए। सीखने का अंतर्दृष्टि कहीं ना कहीं गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों का हो जाएगा। गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों को इसलिए हो जाएगा क्योंकि सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को एक जर्मनी के मनोवैज्ञानिक, मुझे लगता है गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी कहाँ के हैं? एक आपके जर्मनी के। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो जर्मनी याद रखिएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था? ऐसी कौन सी अवस्था है? सभी लोग देखिए, 4 बेहतरीन ऑप्शन दिए गए आपके स्क्रीन पर। ठीक है, तो आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिए और देखकर हमें आंसर बताइए सभी लोग। चलिए सभी लोग बताइएगा किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सदस्य, समय से मतलब समान एज के हों बच्चे, और समान एज के बच्चे जो होते हैं वह किशोरावस्था में वह जो होते हैं वह सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं सक्रिय सदस्यता की बात करें। और 30वां प्रश्न है सीडीपी का कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई थी। 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान जीन पियाजे जी द्वारा की गई थी। पहली अवस्था संवेदी कामक अवस्था होती है, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। दूसरी अवस्था 2 से लेकर 7 वर्ष तक होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। तीसरी अवस्था होती है 7 से 11 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। चौथी अवस्था होती है 11 से लेकर 15 वर्ष तक की अवस्था, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। तो ये रहा आपके एग्जाम के प्रीवियस कर का हमने क्वेश्चंस कराया। और आप सभी लोग जानते हैं, समझते हैं, ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं। आप सभी लोग व्याख्याता लोग ये हैं कि आपने देखा होगा कि देखिए जो शिक्षा होती है, अक्सर शिक्षा के बारे में काफी ज्यादा सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, और आपने सुना भी होगा शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार होता है। शिक्षा जो होती है वह सबसे शक्तिशाली हथियार होती है, जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको खुद को बदलना है, दुनिया को बदलना है, अपने परिवार को बदलना है, आस पड़ोस को बदलना है, अपने डिस्ट्रिक्ट, राज्य, गांव, देश को बदलना है, तो शिक्षा को पकड़ लीजिए। समझ आ गया ना? शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है। तो शिक्षा के द्वारा हम सब कुछ बदल सकते हैं, बदला जा सकता है। और हमेशा जानिए, आप मेहनत करते रहिए, और कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता कि हमें कड़ी मेहनत करना, तो विकल्प जिसको कड़ी मेहनत करना है, शिक्षा प्राप्त करना है, अपने आप को बदलना, अपने परिवार को बदलना, अपने माता पिता की स्थिति को बदलना है,
और अपने माता पिता को सपने को साकार करना है तो जी तोड़ मेहनत में लग जाइए। अब मिलता हूँ आपके इंग्लिश सोल्यूशन पेपर पे मिलता हूँ। ये मैराथन क्लास चलती रहेगी जब तक आप सफल नहीं होंगे, क्योंकि आपका सफल बनाना ही मेरा सपना है। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।